वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, आज हमारे टेबल पर हैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इलीगल लोन एप्स के बारे में। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। नंबर 4, यूज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। आई एम श्योर डिप्लोमेसी की जब बात करें, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें, आपने कभी भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को नहीं देखा होगा। इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते होंगे, मल्टीलैटरलिज्म के बारे में जानते होंगे, लेकिन ये चीज़ जो आज हम डिस्कस करेंगे, इट इज़ प्रिसाइज, इट इज़ आउटस्टैंडिंग। उसके बाद G20 के बारे में बात करने वाले हैं, F-16 के बारे में, और एक अर्बन एरिया के लिए गारंटीड जॉब स्कीम के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस इलीगल लोन एप्स। दोस्तों, क्या हुआ लास्ट वीक? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक शुरुआत की है। शुरुआत ये है कि जो इलीगल लोन एप्स हैं उनको हटाया जाए, क्योंकि ये इलीगल लोन एप्स जो हैं उनके पास से नाम से ही पता चल गया इलीगल है। फिर क्या करते हैं कि टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जिसने लोन ली है वो कभी भी, जो कहते हैं ना कि जो ब्याज है उसके यानी कि इंटरेस्ट जो है उसका जो एक चक्रव्यूह है उससे कभी बाहर ही नहीं निकल सकता। वो और ज़्यादा गरीब ही होता जाएगा, उसको उसका एक प्रकार से शोषण जो है वो होता ही रहेगा। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अपना पूरा सपोर्ट दिया है, और लास्ट मंथ भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस इश्यू की थी। जितने भी बैंक्स हैं और जितने भी NBFCs हैं उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी गाइडलाइंस में ये बताया था कि अगर आप कोई डिजिटल इंटरमीडियरी हायर कर रहे हैं, यानी कि अगर आपने लेट्स से किसी लोन ऐप के साथ टाई अप किया है और ये लोन ऐप जो है वो लोन देगी, ये लेंडिंग बिजनेस में है अगर ये लोन ऐप कुछ गलत करती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उस पर्टिकुलर बैंक की होगी या फिर NBFC की होगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अब कहा है कि आप एक वाइट लिस्ट तैयार कीजिए, यानी कि एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए और बताइए कि कितने ऐप्स जो ऐप स्टोर्स पर हमें देखने को मिलते हैं, तो कितने ऐप्स ऐसे हैं जो लीगल हैं। और 2021 की बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो RBI का जो डेटा है वो आपकी स्क्रीन पर है। राइट, ओवर 2 मंथ्स, जनवरी एंड फरवरी, RBI फाउंड 1100 यूनिक इंडियन लोन ऐप्स अवेलेबल इन ओवर 81 ऐप स्टोर्स। इसमें से 600 जितने जो थे वो इलीगल थे। तो आप समझ लीजिए हर 3-4 दिन के अंदर कोई इलीगल ऐप जो है वो मार्केट में आ जाता है। इतनी क्वांटिटी में ऐप्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं और लोगों का शोषण जो है वो भी किया जा रहा है। अब ये सारे ऐप्स जो हैं वो मार्केट में इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में आ रहे हैं। राइट, ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन एक और चीज़ इसमें से हमें समझने को मिलती है, दैट इज़ लैक ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसका मतलब क्या है? जो वित्तीय समावेशन है हमारे देश में, तो बैंक्स और NBFCs जो हैं उनके द्वारा कोशिश की जा रही है, लेकिन आज भी वित्तीय समावेशन जो है वो 100% या फिर 100% नहीं हुआ है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, वर्ल्ड बैंक का ये एस्टिमेशन है 2021 का कि 78% जितने इंडियन एडल्ट जो हैं उनका बैंक अकाउंट है। राइट, 100% एडल्ट्स के पास बैंक अकाउंट नहीं है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। जन धन योजना जो है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग योजना एवर, और काफ़ी सारे नए अकाउंट्स जो हैं इसके माध्यम से खोले गए। इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है उसके कुछ स्टेप्स अचीव हुए हैं। मैं थोड़ा यहाँ पर और ज़्यादा आपको डीप ले जाने की कोशिश करूँगा ताकि आप एक नए एंगल से चीज़ों को समझ सकें। देखिए, जन धन अकाउंट आपने खोल लिया, दैट मीन्स आई वुड से इट इज़ ए फर्स्ट स्टेप। द रीज़न इज़ कि क्या होगा कि अब एक व्यक्ति के पास अकाउंट नहीं था, उसके पास एक बैंक अकाउंट आ गया। राइट, अब वो क्या करेगा या फिर क्या करेगी, वो अपने जो भी कुछ पैसे हैं वो यहाँ पर डिपॉजिट करेंगे। तो दिस इज़ स्टेप नंबर 2। फिर गवर्नमेंट के पैसे भी, कुछ बेनिफिट्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें भी इनको मिलने लगेगी। इंश्योरेंस वगैरह, ये सारी चीज़ें जो भी जनधन में दिया जाता है, जो भी स्कीम्स हैं, उन सारी स्कीमों का लाभ मिलेगा। राइट, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो फाइनल स्टेज है, जो कहते हैं ना, फॉर एग्जांपल मेरा आपका हम सबका बैंक अकाउंट है, तो अगर हमें लोन चाहिए, वी नो के कभी भी लोन चाहिए तो वी कैन गो टू द बैंक। राइट, जहाँ पर हमारा बैंक अकाउंट है, तो वहाँ पर हम जाएंगे और कहेंगे कि हमें लोन चाहिए, तो वो हमारा अकाउंट देखेंगे और देखेंगे कि ओके इसकी स्टेबल इनकम है नहीं है, डॉक्यूमेंट्स बराबर है नहीं है, टैक्स पे किया है नहीं किया है, व्हाटएवर, और सारी चीज़ें होगी, तो फिर लोन मिलना जो है वो उसके चांसेस जो हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो अकाउंट तो खुल गया लोगों का, लेकिन अकाउंट खुलने से कुछ नहीं होगा। फिर उनकी एक वेल्थ जनरेशन हो, टाइम पर वो सारी चीज़ें होती रहे, उसके बाद वो लोन के लिए एलिजिबल होते हैं। राइट, मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है उसका पूरा सर्कल तब ख़त्म होता है
जब एक इंसान जो है उसका बैंक अकाउंट खुल जाता है और फाइनली वो लोन के लिए जब एलिजिबल हो जाए, राइट, एक बिग पिक्चर अगर हम देखें तो दैट इज़ द फुल सर्कल ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन्स। अब बैंक्स जो हैं, banks don't have the domain expertise to disburse microloans on a large scale. banks की ये expertise नहीं है कि ये इस प्रकार की छोटी छोटी loans जो है वो large scale में disburse करें. This gap is being filled by the financial technology firms which make customers beg your pardon, which make a customer convenience their USP. ये जो गैप हैं, क्योंकि बैंक्स जो हैं वो इस प्रकार की छोटी छोटी लोन्स नहीं दे पाती हैं, माइक्रो लोन्स नहीं दे पाती हैं, तो वो जो गैप है उसको फुलफिल करने के लिए इस प्रकार की बहुत सारी फिनटेक आ चुके हैं और उनकी यूएसपी ये होती है, यानी कि यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, उनकी खासियत ये है कि वो कस्टमर के कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए लोन देते हैं। लेकिन कई बार इसमें फ्रॉड भी होता है, ज़्यादातर ऐसा ही होता है। अब देखिए ये 210 फॉर्मूला पर काम करते हैं। 2 मिनट्स टू डिसाइड, 2 मिनट में आपको डिसाइड करना है, 1 मिनट में आपको पैसे ट्रांसफर मिलेंगे और कोई ह्यूमन कांटेक्ट नहीं, ज़ीरो कोलेट्रल। आपको ना तो अपना सोना देना है, ना तो अपना घर गिरवी रखना है, ना तो आपका मोटरसाइकिल कार गिरवी। बस आप सोचिए, आज के ज़माने में सगा भाई जो हैं वो अपने भाई को ऐसे लोन नहीं देता है। एक दोस्त जो है वो भी 50 बार सोचेगा। अगर किसी को 5 लाख रुपए चाहिए आपसे, राइट, तो आप ऐसे ही थोड़ी दे देंगे उसको। आप बहुत सारी चीज़ या तो पे आप सोचेंगे, अगर वो कहेगा कि मैं 5 लाख के बदले में आपको 5.5-6 लाख रुपए का सोना दे रहा हूँ, राइट, गोल्ड दे रहा हूँ, आपने वो चेक करवाया बराबर है, तब शायद आप उसको दें। या फिर प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स दें, जो भी ऐसी कुछ चीज़ है, कोलेट्रल यानी कि कोई सिक्योरिटी के तौर पर आपको कोई चीज़ दे, तब आप कोई बड़ी अमाउंट देंगे। तो यहाँ पर तो ऐप्स वाले जो हैं वो इतने उदार क्यों हो रहे हैं? क्या वो कोई चैरिटी कर रहे हैं? ऑफ कोर्स नो। इस प्रकार की जो जो कहते हैं ना लुभावनी स्कीमें होती हैं कि आपको इजीली लोन मिल जाएगी, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ ट्रैप होता है, राइट। लेकिन ये बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं उनको मीन्स इस प्रकार के मैनिपुलेटर्स हैं, राइट, जो इस प्रकार के लोगों को बेवकूफ़ बना लेते हैं, उनके दस्तखत ले लेते हैं और उसके बाद फिर उनको परेशान करने की शुरुआत जो है वो हो जाती है। और इससे ये भी होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, इस प्रकार के ऐप्स का, राइट, डेटा थेफ्ट के लिए भी किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हैं उनको अब स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है, इस चीज़ को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। और 2015 में ऐसा हुआ था कि जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं और पेमेंट बैंक्स जो हैं, तो उनके लिए सरकार ने 2015 में एक डिफरेंशिएटेड बैंकिंग लाइसेंस जो हैं वो इश्यू किया था, इंट्रोड्यूस किया था, एक नई चीज़ को इंट्रोड्यूस की, डिफरेंशिएटेड बैंकिंग लाइसेंस फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एंड पेमेंट बैंक्स। तो वैसे ही हमें इस प्रकार की फिनटेक के लिए जो माइक्रो लोन्स डिस्बर्स करती हैं क्विकली, तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसको एक्सप्लोर करना है। ऐसा नहीं है कि हमें इसको बंद कर देना। अगर कोई कंपनी लेजिट कंपनी है, लेजिट टर्म्स एंड कंडीशन के साथ अगर लोगों को क्विकली पैसे दे सकती हैं, तो उसमें क्या गलत बात है। लेकिन गवर्नमेंट का लाइसेंस उनके पास होना चाहिए, राइट, वो सारे क्लियरेंसेस होने चाहिए। गवर्नमेंट जो है वो टर्म्स एंड कंडीशन और सारी चीज़ें देखेगी और उसके बाद ही उसको लाइसेंस देगी, इज़न्ट इट। तो ऐसे नए लाइसेंस जो हैं वो इंट्रोड्यूस करने की भारत को ज़रूरत है, तभी जाकर ये इलीगल, एक तरफ हमें नए लाइसेंस इश्यू करके अच्छी अच्छी कंपनीज को प्रमोट करना और दूसरी तरफ जो गलत ऐप्स हैं उनको डिलीट करना है। तो वी नीड टू डू दिस टू थिंग्स, तभी जाकर ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो सर्कल की हमने बात की वो शायद कंप्लीट हो जाएगा। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। 3 to Tangle, द हिंदू का ये आर्टिकल आपकी स्क्रीन पर। ये जो फाइटर जेट है इसका नाम है F-16। ये यूएसए का फाइटर जेट है और पाकिस्तान को ये लंबे समय से लगभग 30-35 लगभग 40 सालों से, लगभग 40 सालों से पाकिस्तान को ये F-16 फाइटर जेट्स जो हैं वो यूएसए के द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और जैसे मैंने इससे पहले की डिस्कशन में बताया था कि पाकिस्तान की फॉरेन सर्विस जो है उसकी हमें दाद देनी पड़ेगी कि इतने सारे गलत काम वो देश करता है और फिर भी पाकिस्तान जो हैं उसके जो फॉरेन अफेयर्स के जो लोग हैं वो इस प्रकार की डील जो है वो अच्छे अच्छे देशों से लेकर आते हैं। तो इसको तो अप्रिशिएट करना ही चाहिए हमें, डेफिनेटली वी कैन लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम देम। The fleet has been the backbone of the Pakistan Air Force since early 1980s. Early 1980s से ये एयरफोर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स को ये दिए गए हैं, इसको बार बार अपग्रेड किया गया, रिप्लेनिश्ड किया गया है। और अलग अलग यूएसए की जो सरकारें आई, राइट, अलग अलग प्रेसिडेंट्स जो हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ अपने डिफेंस पार्टनरशिप को काफ़ी इम्पोर्टेंट माना। पाकिस्तान एक नॉन नेटो एलाई हैं और ग्लोबल वॉर ऑन टेरर जो हैं
उसके लिए पाकिस्तान को एक बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट माना जाता है और भारत ने बार बार कहा है कि आप गलत चीज़ को टारगेट कर रहे हैं। टेररिज्म को टारगेट करना है, देन यू नीड टू लॉक एंड पेंट पाकिस्तान, राइट। अगर इनको आप नहीं करेंगे, मीन्स पाकिस्तान को जब तक सुधारेंगे नहीं तब तक ये टेरर पर कोई बदलाव जो हमें वो हमें देखने को नहीं मिला था। मिस्टर ओबामा जो हैं उन्होंने भी, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कोशिश की थी कि और ज़्यादा F-16 फाइटर्स जो हैं वो पाकिस्तान को दिया जाए, लेकिन यूएसए की कांग्रेस ने इस मूव को स्टॉल कर दिया, ब्रेक लगा दी उस पर। फिर जो बालाकोट वाला पूरा इंसिडेंट हुआ था, राइट, तो उसमें पता है क्या किया पाकिस्तान, जिनको ये F-16 स्पेसिफिकली टेररिस्ट हाइडआउट्स और टेररिस्ट को टारगेट करने के लिए दिए गए हैं, उन्होंने ये अपने F-16 जो हैं वो भारत की मिलिट्री बेसिस को टारगेट करने के लिए यूज़ किए। और उन्होंने एक मिसाइल भी लॉन्च की थी, एडवांस्ड मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल, राइट, F-16 से ये फायर की थी और इसकी डेब्रीज जो है वो भारत ने रिकवर भी की थी। भारत ने काफ़ी इसका विरोध भी किया था। 7 सितंबर की बात है जब डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी जो है यूएसए की, तो उन्होंने फॉरेन मिलिट्री सेल्स वर्थ $450 मिलियन जो इंजन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, दूसरे हार्डवेयर जो हैं F-16 के सॉफ्टवेयर अपग्रेड और स्पेस के लिए ये अप्रूव किए हैं। भारत इस चीज़ को लेकर ऑफ कोर्स कभी भी खुश नहीं हो सकता। मिस्टर ट्रंप जो हैं वो प्रिसाइज थे। मिस्टर ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान कोई रिजल्ट नहीं दिखा रहा है और हम ऐसा ही उसको पैसा दिए जा रहे हैं। और ये जो डिसीजन है यूएसए का, इसकी वजह से इंडिया और यूएसए के रिलेशनशिप में स्ट्रेंस तो डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे, राइट। दूसरे भी प्रॉब्लम्स हैं, राइट। अफगानिस्तान को लेकर एक डिफरेंस है। यूएसए का कहना ये रहा है कि हम मिलिट्री सपोर्ट देते हैं तो आप भी दीजिए, तो भारत ने कह दिया कि नहीं, हम ये नहीं करेंगे। फिर यूक्रेन में जो क्राइसिस हुई तो उसमें हम न्यूट्रल रहे हैं, यूएसए को लगा कि हम उनके साथ रहेंगे, बट यू नो वी हैव मेंटेन्ड आवर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। और ये जो कात्सा हैं ये भी एक चीज़ है जो हम S-400 सिस्टम रशिया से ख़रीदना चाहते हैं। इनफैक्ट वो हमने स्टार्ट भी कर दी है ख़रीदना, लेकिन अब नेगोशिएशंस चल रहे हैं कि ये कात्सा वत्सा जो है वो हमारे देश पर अप्लाई ना किया जाए। तो ये कुछ ऐसी डिफरेंसेस हैं जो दोनों देश जो हैं वो मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर यूएसए जो है वो पाकिस्तान को इस प्रकार के फाइटर जेट्स दे रहा है और अनफॉर्चुनेटली ये फाइटर जेट्स जो हैं वो हमारे खिलाफ यूज़ हो रहे हैं। तो इट्स लाइक यू नो यूएसए इज़ रनिंग विद हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड्स, यानी कि आप एक तरफ मित्रता दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ शत्रुओं के साथ खाना खा रहे हैं। इस प्रकार की चीज़ें हो गई। और अफ़गानिस्तान को लेकर पहले एक वक्त था जब पाकिस्तान की ज़रूरत थी, राइट। अब ये कहते हैं कि now to stay away from Afghanistan USA needs Pakistan even more। अब वो कैसे हैं, to be honest, right, उसके ऊपर कोई इतनी खास एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं मिली है। बट लेट्स वेट कि होपफुली कि देखते हैं कि यूएसए का मीन्स क्यों यूएसए इतनी ज़्यादा जो पाकिस्तान है उसकी मदद कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान से दूर रहने के लिए अब पाकिस्तान की और ज़्यादा मदद चाहिए। आई डोंट कॉम्प्रीहेंड कि कैसे, मीन्स एक ऐसा देश जो ट्रेनिंग दे रहा है टेररिज्म को, जहाँ पर बड़े बड़े टेररिस्ट जो हैं वो छुपते हैं, सालों तक छुपते हैं, और फिर ऐसे देश की ज़रूरत यूएसए को क्यों आ रही है, मीन्स इट्स डिफ़िकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड। एनीवे, भारत जो है वो डेफिनेटली एक प्रेशर क्रिएट करेगा और भारत को ये चीज़ बिल्कुल ही पसंद नहीं आएगी कि यूएसए जो है वो इस प्रकार की चीज़ की है। तो दोनों देश को, खास करके यूएसए को, समझना चाहिए कि जिस प्रकार से पहले वो दादागिरी कर रहा था या फिर ऐसे ही अपने डिसीजंस यूएसए ले रहा था, वो ऑर्डर पास करने वाला देश था। यूएसए का पूरा एटीट्यूड ऐसा ही रहा है। अगर आप देखेंगे देन यू विल फाइंड दिस थिंग कि वो रिक्वेस्ट मोड में कम होते हैं, वो ऑर्डर मोड में ज़्यादा होते हैं। सारे देशों के साथ इसी प्रकार की ट्रीटमेंट जो है वो एक लंबे समय से, तो ये जहाँ तक मुझे पता है एक प्रकार की आदत जो है वो उनकी बन चुकी है। आई एम नॉट बीइंग स्टीरियोटाइपिंग, ये नहीं है, जनरलाइजेशन नहीं है, मीन्स ऐसा ही हुआ है क्योंकि यूएसए हमेशा एक लंबे समय से, लगभग 70 ईयर्स है, वो पीक पर रहा है, राइट। वो राइट एट द टॉप बैठा हुआ है। लेकिन अब क्या है कि एक समय था जब अकेला यूएसए था, राइट। लेकिन अब बहुत सारे देश जो हैं वो पावरफुल बन चुके हैं। तो यूएसए को ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर आप मनमानी करते रहेंगे, पीक पर हैं और आप इस प्रकार की चीज़ें करेंगे, तो फिर दूसरे देश जब बड़े होने लगेंगे, इम्पोर्टेंट होने लगेंगे, तो फिर आपके प्रति जो रिस्पेक्ट है वो चला जाएगा। तो ऐसा ना हो, इसके लिए ये जो रिलेशनशिप है उसको प्रिजर्व और नरिश करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, वो सिर्फ किसी एक देश की नहीं होती है। रिलेशनशिप जो है जिसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं वो सारे के सारे लोगों को एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, तब जाकर बायलैटरल या फिर डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो है वो प्रिजर्व और नर्चर होता है। ठीक है, आई होप दिस पर्टिकुलर टॉपिक एज वेल इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन।
गेट द जॉब डन। इंटरेस्टिंग आर्टिकल है फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया। राजस्थान सरकार ने हाल ही में अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम को लॉन्च किया और इसमें यह है कि 100 दिनों का काम जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर सरकार 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड कर सकती, जितने दिनों का नहीं प्रोवाइड कर सकती, उतने दिनों के पैसे जो हैं वो सरकार आपको दे देगी। राइट, आप घर बैठेंगे और आपको पैसे मिल जाएंगे। लेकिन सरकार ऐसा नहीं करेगी, सरकार कुछ ना कुछ काम जो है वो आपके लिए ढूंढकर आपको प्रोवाइड करेगी। तो नेशनल जो हमारी एमजी नरेगा काम करती है ना, एमजी नरेगा जो है वो किसके लिए हैं? वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए हैं, राइट, रूरल एरिया के लिए हैं। और यहाँ पर ये जो है ये अर्बन एरिया के लिए हैं। अब प्राइम मिनिस्टर की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है, इसने भी ये कहा था कि इसका भी यही सजेशन था कि ये पेंडेमिक की इम्पैक्ट जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर पर ज़्यादा हुई है, तो हमें ऐसे अर्बन जॉब प्रोग्राम जो है उसकी ख़ास ज़रूरत है। और देखिए एनसीआरबी का डेटा ये कहता है कि 2021 में 1.6 लाख लोगों ने आत्महत्या की और इसमें से 42,000 या फिर 26% लोग जो हैं वो डेली वेजेस थे। उसकी वजह थी फूड काफ़ी बढ़ गया, फूड की प्राइस काफ़ी बढ़ गई, फ्यूल की प्राइस काफ़ी बढ़ गई, दूसरे प्रॉब्लम्स जो हैं बढ़ गए, काम नहीं मिल रहा था, लो स्किल्ड थे, तो इसकी वजह से इन्होंने आत्महत्या के लिए 42,000, 26% लोग, आप समझिए, इट्स अ बिग नंबर। और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इट वाज 9.57 इन अगस्त, राइट। तो इट इज़ टू मच, राइट। यही आंकड़ा अगर आप अगस्त का देखेंगे रूरल में तो इट इज़ 7.68। तो अर्बन एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ज़्यादा है, रूरल एरिया में भी है, लेकिन रूरल एरिया के लिए एमजी नरेगा है, बट वी नीड अर्बन एरिया के लिए भी एक प्रकार की ऐसी स्कीम जो है अर्बन जॉब गारंटी स्कीम की ज़रूरत है। और इसी वजह से PMEAC जो है उसने बार बार कहा है कि अब हमें इस प्रकार की नेशनल अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के बारे में सोचना चाहिए। द थिंग इज़, राजस्थान की जो स्कीम है उसका बजट देखिए आप। राजस्थान की स्कीम जो अनस्किल्ड लेबर को 259 रुपीज़ पर डे प्रोवाइड करेगी, स्किल्ड लेबर को 283 रुपीज़ पर डे प्रोवाइड करेगी, तो इसकी टोटल एक साल की कीमत होगी 800 करोड़ रुपीज़। आपको लगेगा इट्स बिग, बट अगर आप राजस्थान का बजट देखेंगे तो इट इज़ 2.5 लाख करोड़ रुपीज़ का बजट है, तो उसके लिए 800 करोड़ इज़ नॉट दैट बिग डील। और दूसरी स्कीम ये है कि ऐसा नहीं है कि ये स्कीम चलेगी और दूसरी स्कीम्स भी चलती रहेगी, नो। दूसरे ऐसे सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स जो हैं उनको फिर उसमें से मीन्स फॉर एग्जांपल आज आधार हैं, मोबाइल हैं, ये सारी चीज़ों के माध्यम से हम अगर किसी एक व्यक्ति को लेट्स से 2 स्कीमों का लाभ मिल रहा है और उसको फिर अर्बन जॉब मिल रही है, तो फिर उस 2 में से या फिर दोनों स्कीम चली जाएगी, सिर्फ अर्बन जॉब वाली स्कीम रहेगी, क्योंकि वो अब पैसे कमा रहा है, फिर उसके बाद उसको मुफ्त में सारी चीज़ें देना जो है दैट इज़ नॉट लॉजिकल। तो इस प्रकार से सरकार जो है वो दूसरी स्कीम्स को सबस्यूम करके इस स्कीम को लॉन्च करेगी, तो उतना ज़्यादा बर्डन भी नहीं होगा। और अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी जो हैं उसके रिसर्चर्स ने भी ये एस्टिमेट किया है नेशनल लेवल पर कि अगर 100 दिनों का काम जो है वो लगभग 20 मिलियन यानी कि 2 करोड़ लोगों को 300 रुपीज़ पर डे के तौर पर अगर दिया जाए तो सरकार को साल में 1 लाख करोड़ रुपए का खर्च होगा, विच इज़ अगेन नॉट अ बिग डील व्हेन यू सी इट फ्रॉम सेंटर्स पॉइंट ऑफ व्यू। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, राइट। आज के ज़माने में हम नए नए ग्रीन फील्ड यानी कि स्क्रैच से नए नए अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको बना रहे हैं, कितना सारा कैपेक्स कर रही है सरकार। तो हमेशा अर्बन एरिया में लोगों की शॉर्टेज ही रहेगी, इस प्रकार के कामों के लिए लोगों की शॉर्टेज ही रहेगी। तो ये स्कीम जब आएगी तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो इट इज़ विन विन, लोगों को जॉब भी मिल जाएगी, लोगों को जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको मजदूर भी मिल जाएंगे और काम भी फटाफट होगा और देश की तरक्की भी फटाफट होगी। तो वी डेफिनेटली नीड दिस सॉर्ट ऑफ स्कीम। यूज़ ऑफ इंटरनेशनल लॉ, द हिंदू का ये आर्टिकल है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया ना कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज तक इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को हमने शायद नहीं देखा होगा। तो देखिए, हमारे देश को आज़ाद हुए 75 ईयर्स हो गए, राइट। और इंटरनेशनल लॉ की हमारे देश ने इतनी रिस्पेक्ट की है स्टार्टिंग से ही कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो हैं उन्होंने आर्टिकल 51 को इंसर्ट किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कहता है कि हमें इंटरनेशनल लॉ की रिस्पेक्ट करनी है। 1955 में देखिए, ये तो आर्टिकल जो है वो अगर आप पढ़ेंगे तो इट इज़ ए लॉन्ग आर्टिकल, और मैं चाहूँगा कि आप आर्टिकल, आई एम श्योर आप आर्टिकल्स तो पढ़ते होंगे ना, लेट मी नो कि पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ये हिंदू एनालिसिस देख लिया और PDF डाउनलोड कर लिया और पॉइंट्स पर नज़र घुमा ली, दैट्स इट। आप खुद भी पढ़ाई कर तो रहे होंगे, आई एक्सपेक्ट, राइट। यू आर
ऑल एडल्ट्स एंड मैच्योर, तो आई होप ये चीज़ मुझे कहने की ज़रूरत तो नहीं, वैसे तो मैंने कहा भी है पास्ट में, लेकिन ये आर्टिकल ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। बाकी के पढ़े ना पढ़े, रीड दिस आर्टिकल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं टू द पॉइंट जाऊंगा, जो मेन पॉइंट्स हैं उसके ऊपर ही हम फोकस करेंगे, राइट। वी हैव लिमिटेड टाइम ऑफ कोर्स, लेकिन डोंट वरी, क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तो एशियन अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस बांदुंग इंडोनेशिया में हुई थी 1955 में, और इसमें इंडिया ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। इंडिया ने ये कहा था कि ये जो कॉलोनियलिज्म है ये स्पीडली इसका अंत आ जाए। दुनिया के बहुत सारे देश जो हैं वो 1955 में गुलाम देश थे, राइट। अफ्रीका में भी थे, एशिया में भी थे, और भारत ने आवाज़ उठाई कि नहीं, ये आज़ादी जो है वो सबका अधिकार है, और जो लोग ऐसे कॉलोनियल्स हैं वो वापस चले जाए। पीसफुल सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, हमेशा जब भी कोई इंटरनेशनल डिस्प्यूट हुआ तो भारत ने हमेशा पीसफुल सेटलमेंट को ही सबसे ज़्यादा जोर दिया है कि शांति से हम चीज़ों को सॉल्व करें। इंडियाज़ एंगेजमेंट विद इंटरनेशनल लॉ नॉर्म्स इन मल्टीपल फील्ड्स, ह्यूमन राइट्स देख लीजिए, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनवायरनमेंट, ओशियन, स्पेस एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसका एंगेजमेंट इंटरनेशनल लॉ के साथ जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं, तो उसका और भारत का एंगेजमेंट जो है वो काफ़ी धीरे धीरे एक्सपांड हुआ है। भारत ने कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म ऐसी चीज़ें प्रपोज की। भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस प्रपोज किया और इसको लॉन्च किया। तो इंटरनेशनल रोल अगर हम देखें भारत का, तो काफ़ी हम एक्टिव रहे हैं। प्रॉब्लम जो है वो ये है कि हमारे देश में जो डिप्लोमेट्स हैं वो जनरलिस्ट्स हैं। अब सोच रहे होंगे व्हाट इज जनरलिस्ट, बहुत सारे लोगों को पता होगा लेकिन नहीं पता है, तो लेट मी टेल यू। क्या है कि यूपीएससी एक बहुत ही रेप्यूटेड एग्ज़ाम है हमारे देश में, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप इससे आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईएफएस बनते हैं, राइट। लेकिन होता क्या है कि बहुत सारे लोगों को आईएएस बनना है। आईएएस की तैयारी मीन्स ये यूपीएससी की तैयारी करते हैं, आईएएस नहीं बन पाते क्योंकि उतना रैंक नहीं आया है, तो फिर वो आईपीएस बन जाते हैं। अब होता ये है कि पुलिस के लिए आपको एक अलग टेम्परामेंट चाहिए। पुलिस ऑफिसर बनने के लिए आपके अंदर अलग प्रकार की क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो आज भी यूपीएससी जो है ना दोस्तों, ये 100% परफेक्ट नहीं है, इसको हमें परफेक्ट बनाना है। धीरे धीरे ये चीज़ जो है वो परफेक्ट बन जाएगी। मीन्स ऐसा हो सकता है कि आईएएस के लिए, आईएएस जो है वो जनरलिस्ट होते हैं। जनरलिस्ट यानी कि उनको ये जो कहते हैं ना कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, आईएएस की तैयारी करने वाले लोग जो हैं उनका क्या होता है कि उनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें पता है, राइट। उनके पास कोई एक विषय को लेकर पीएचडी नहीं है, या फिर एक विषय को लेकर वो मास्टर नहीं है, लेकिन बहुत सारे विषय को लेकर उनके पास थोड़ी थोड़ी बेसिक चीज़ों की जानकारी होती है, राइट। तो आईएएस जो हैं तो उनको ऐसा मीन्स सरकार को ऐसे ऑफिसर्स चाहिए जो क्विकली किसी भी जगह पर फिट हो जाए। तो आईएएस इज़ ओके, लेकिन आईपीएस जो है ये एक स्पेशल सर्विस है। स्पेशल सर्विस यानी कि एक बार आप पुलिस बन गया देन यू विल बी पुलिस, राइट। अगर आप आईपीएस ऑफिसर हैं तो आजीवन आप आईपीएस ऑफिसर रहेंगे, यू नो। तो आईएएस जो है वो डिफेंस में भी होगा, डिफेंस में हटाकर उसको फिर सिविल एविएशन में डाला जाएगा, फिर वहाँ से उसको किसी और पोस्ट पर भी रखा जा सकता है। आईपीएस जो है वो भले ही वो अलग अलग जगहों पर उसको पोस्ट किया जाए, लेकिन काम तो उनको पुलिस वाला ही करना है, पुलिस के साथ जुड़ा हुआ ही काम करना है। सेम थिंग गोज विथ आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस। तो व्हाट वी नीड इज़ कि आईएफएस के लिए, आईपीएस के लिए, ऐसी सर्विसेज के लिए अलग से एग्जामिनेशन होनी चाहिए, अलग से उसका कोर्स होना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी को आईएएस बनना है और फिर वो आईपीएस बन जाए तो फिर वो अच्छे आईपीएस भी नहीं बन पाएंगे, वो अच्छे आईएफएस भी नहीं बन पाएंगे। वो बात अलग है कि चलो वो फिर कहते हैं ना जिससे शादी हुई उससे प्यार कर लिया, ऐसी चीज़ हो जाएगी। बट वो जो एक है कि एक कि एक व्यक्ति को पुलिस ऑफिसर ही बनना है और फिर वो अलग से ही तैयारी, तो उसके क्रिमिनल साइकोलॉजी या फिर इस प्रकार की चीज़ें अगर एग्जामिनेशन में हों तो इट विल मेक ए डिफरेंस। उससे हमें और अच्छे ऑफिसर्स जो हैं वो मिलेंगे। तो ये बदलाव की ज़रूरत है। तो हमारे यहाँ पर क्या है कि हमारे डिप्लोमेट्स जो है ना वो जनरलिस्ट्स हैं, राइट। और
इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट्स जो हैं वो नहीं होते हैं। और इसी वजह से क्या होता है कि जब चाइना ने हमारे यहाँ पर ट्रांसग्रेशन किया तो इंटरनेशनल लॉ की जो स्टेटमेंट्स हमने दिए उसमें भी वोकेब्युलरी जो अगर आप देखेंगे तो उसमें नज़र आता है कि वी वेर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। सेम थिंग गोज़ विद पाकिस्तान। पाकिस्तान बार बार इंटरनेशनल कस्टम्स और ट्रीटी का वायलेशन करता है, लेकिन हमारी जो रिप्लाई होती है उसमें हमने इंटरनेशनल लॉ का इस्तेमाल, हम उनको शब्द कह देते हैं, यहाँ पर हम मोटिवेट हो जाते हैं, उसकी तारीफ़ें होती है, न्यूज़ चैनल में दिखाया जाता है, एंड वी आर सो हैप्पी अबाउट कि हमारे डिप्लोमेट्स ने काफ़ी अच्छा आंसर दिया। सुनने में अच्छा लगता है, कॉमन मैन के लिए अच्छा है, लेकिन अगर आप टेक्निकल टर्म्स में देखें, इंटरनेशनल लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम उसको इट्स लाइक एक हथियार आपके पास होने के बावजूद भी आपको पता नहीं है कि ये एक हथियार है कि जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज़ इंटरनेशनल लॉ। कुलभूषण जाधव का केस आप ले लीजिए तो ये इंटरनेशनल कोर्ट में है। इसके अलावा कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान, बहुत सारी चीज़ें ऐसी गलत करता है। पाकिस्तान ने हमारा जो ये मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस था तो उसको पाकिस्तान ने हटा दिया, तो भारत ने इसको लीगली चैलेंज भी नहीं किया है। दैट दिस इंडिकेट्स कि इंटरनेशनल लॉ में हम उतने अच्छे अभी भी नहीं हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड इज़ वी नीड सम स्पेशलिस्ट्स ऑन बोर्ड। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में सिर्फ एक ही सेक्शन है, राइट, जो LNT कहते हैं, लीगल एंड ट्रीटीज़ डिवीज़न जो हैं, ये इंटरनेशनल लॉ के साथ डील करता है और ये ग्रॉसली अंडरस्टाफ्ड है। नंबर 1 इश्यू ये है, वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़, एक्सपर्ट्स की कमी है हमारे यहाँ पर। और पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसने 2016 में दोस्तों सजेस्ट किया था कि डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, एक लॉ मिनिस्ट्री जो है हमारी, लॉ मिनिस्ट्री के तहत हम एक डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ क्रिएट करें। क्योंकि क्या है कि कुछ इंटरनेशनल लॉ के साथ जुड़ी हुई चीज़ें जो है तो बहुत सारी मिनिस्ट्रीज उसके साथ डील करती है, फाइनेंस, कॉमर्स, लॉ, एनवायरनमेंट एक्सेट्रा। तो डिसीजन ले पाना जो है वो बहुत वक्त लग जाता है। तो वी नीड ए डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, लेकिन आज तक इसका सेटअप जो है वो हमने नहीं किया है। फिर एकेडमिकली बात करें तो इंटरनेशनल लॉ जो है ये एक निगलेक्टेड डिसिप्लिन रही है। क्या आपने कई ऐसे अपने रिलेटिव देखे जिन्होंने इंटरनेशनल लॉ पर PhD की हो, इंटरनेशनल लॉ पर मास्टर्स किया हो, इंटरनेशनल लॉ की बैचलर्स की डिग्री हो उनके पास? नहीं, क्योंकि हम इंटरनेशनल लॉ को इतना ज़्यादा पॉपुलराइज कर ही नहीं पाए। चाइना जो है उसने इंटरनेशनल लॉ जो है इसको लेकर काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया, काफ़ी एक फ़ौज तैयार किया। फ़ौज इन द सेंस दे हैव गुड इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट्स। हमारे यहाँ पर वो नहीं है। और तो हमें अगर यूँ कहते हैं ना, जो पंचिंग अबाव इट्स वेट, कि आपकी जो ताकत है उससे आपका कंफर्ट जोन जो है उससे थोड़ा बाहर निकल कर अगर आपको खेलना है, तो इंटरनेशनल अफेयर्स की बात अगर हम करें तो वी नीड investment in international law, not just money wise but in terms of brain wise, energy wise. We need good international lawyers, good international law experts, और ये सारे लोग जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के पार्ट होने चाहिए, राइट। तो ये सारी चेंजेस हम करेंगे तब जाकर इंटरनेशनल लेवल पर हम कुछ एक वेट जो है वो डाल पाएंगे कि लॉज होने के बावजूद भी हम उसका अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, तो दैट इज़ अ मैटर ऑफ शेम, इज़न्ट इट। दोस्तों, आज का लास्ट टॉपिक है ग्रेट G20 पावर, ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। G20 पर हमने पहले भी बातचीत कर ली है, तो आई विल बी टू द पॉइंट हियर। एक क्विक ग्लैंस ही हम लेने वाले हैं, डीप हम नहीं जा रहे हैं इसमें, राइट, क्योंकि आई एक्सपेक्ट के पुरानी जो डिस्कशन है वो आपने अटेंड की है। पुरानी इन द सेंस कि कुछ 10-15 दिन पहले, 2 हफ्तों पहले ही वो डिस्कशन हमने की है। सितंबर जो है वो हमारे लिए डिप्लोमेटिकली बहुत ही बिजी कैलेंडर रहेगा, राइट। 5 और 6 सितंबर को क्वाड के सीनियर ऑफिसर्स की मीटिंग न्यू दिल्ली में हुई। 8 सितंबर को टोक्यो में इंडिया जापान 2+2 की मीटिंग हुई। उसमें हमने जॉइंट एक्सरसाइजेस, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को और आगे बढ़ाने की बातचीत हुई। 15 सितंबर से 16 सितंबर SCO की समिट होगी समरकंद, उज़्बेकिस्तान में। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब वहाँ पर जाएंगे और वेस्ट जो हैं इसको काफ़ी क्लोजली ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि क्वाड के पार्टनर्स जो हैं वो देखेंगे कि भारत कैसे रशिया और चाइना के साथ मिलता जुलता है, क्योंकि SCO जो हैं इट्स मीन्स इसके बड़े 2 प्लेयर्स जो हैं दैट इज़ रशिया एंड चाइना, ऑफ कोर्स, राइट। और पहली बार ऐसा होगा कि अप्रैल 2020 के बाद PM मोदी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो हैं
वो आमने सामने आएंगे, पहली मुलाकात उनकी होने वाली है, तो दिस मेक्स इट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एज वेल। और एस सी ओ सितंबर, ये जो समरकंद में ये उज़्बेकिस्तान जो है उसमें जब मीटिंग ख़त्म होगी तो सितंबर 2023 से भारत जो है वो एस सी ओ का प्रेसिडेंट रहेगा। 1 साल के लिए हम प्रेसिडेंट रहेंगे और अगले साल जो है एस सी ओ की समिट जो है वो भारत में होगी। और दिसंबर में प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के तौर पर भारत जो है वो प्रिसाइड करेगा। बट उससे पहले नवंबर की बात करें तो 17th G20 की मीटिंग जो है वो बाली में होने वाली है। और इंडोनेशिया जो हैं वो 1 दिसंबर से प्रेसिडेंसी इंडिया के हवाले करेगा, तो 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 भारत एससीओ का प्रेसिडेंट भी, अब बेक पार्डन, नॉट एससीओ, सॉरी, G20 का एससीओ के बारे में तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। G20 का भी प्रेसिडेंट जो है वो भारत बन जाएगा फॉर 1 ईयर। अब यू नो G20 80% वर्ल्ड GDP, 75% इंटरनेशनल ट्रेड, 60% वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने वाला ये ग्रुप है। तो इंडोनेशिया जो है इसने 3 की पिलर्स पर फोकस किया है: ग्लोबल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्चर, सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। भारत ये जो चीज़ें हैं इसको आगे ले जा सकता है, कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। और जो ग्लोबल कंसर्न के बड़े बड़े जो टॉपिक्स हैं उनको भारत इस कॉमन ग्राउंड फाइंड करके भारत जो है वो एड्रेस करेगा। इसी के साथ कोविड-19 के साथ जुड़ी हुई वैक्सीन्स, डायग्नोस्टिक्स एक्सेट्रा, तो ट्रिप्स वेवर इस पर मिले, इस पर कोशिश की जाएगी। यूके, कनाडा, यूरोपियन यूनियन के साथ और ज़्यादा बातचीत, और ज़्यादा क्लोज होकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को आगे बढ़ाया जा सकता है। दे आर पार्ट ऑफ G20, दैट्स वाई। और अफ्रीका और साउथ अमेरिका के जो डेवलपिंग देश हैं उनको भी ऑन बोर्ड ले आकर दुनिया को और ज़्यादा बैलेंस्ड बनाने की कोशिश जो है वो भारत कर सकता है। इसी के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, असिस्टेंस टुवर्ड्स ग्रीन इकोनॉमी, ग्रेटर एक्सेस टू ट्रेड फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, addressing debt distress of countries by offering sustainable aid and loan programs, tackling food and energy prices, security for vulnerable economies, etc. ये सारी चीज़ों पर भी भारत जो है वो जोर दे सकता है। And guess what? That's everything in today's discussion, dear friends. Thank you very much for sharing this lecture. Please do keep on sharing this lecture. I'll see you soon with some more interesting videos. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.